नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संविधान की जो इतिहास का टॉपिक है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को आप इतिहास का टॉपिक कहिए, चाहे पॉलिटी का टॉपिक कहिए, ये दोनों में आता है। तो किसका भी टॉपिक हो, हमें टॉपिक पढ़ना है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेनली यह पॉलिटी का टॉपिक है। यह जो है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था है, उसके रेफरेंस के द्वारा, इस स्रोत के द्वारा। तो अगर आप ये बुक पढ़े हैं तो भी वीडियो को देखिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखेंगे ही। तो देखिए इस वीडियो जो इसमें हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो बातों को देखेंगे। पहला जो है कंपनी का शासन। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके माध्यम से जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो इंडिया में गवर्न करने के लिए टाइम टू टाइम जो है कानून लाती थी। अधिनियम के माध्यम से यहाँ पर रेगुलेशन बनाए रखती थी। तो ये जो कानून लाती थी, उसको ना दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, कंपनी का शासन। तो आप जानिए कि 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था। 1858 के बाद जो है कि 1947 तक ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसे ताज का शासन कहते हैं, वो डायरेक्ट शासन करने लगी। तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, पहला कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। इसमें हम लोग देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे ही चार्टर एक्ट, भारत का शासन अधिनियम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अगर आप जो है कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी की, एसएससी का कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या सीपीओएसआई, किसी भी तरीके का, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं। वो तरीका हम लोग सारा जो है कि अभी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी हमने देखा कि इसमें हम लोग भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसको दो भागों में बांट दिया था। पहला कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। ये देखिए ब्रिटेन की महारानी है, और ये ब्रिटेन की जो कंपनी का लोगो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 से 1858 तक। उसके बाद जो है ब्रिटेन की महारानी के या ब्रिटेन की सरकार के डायरेक्ट अंदर में भारत का शासन चलने लगा 1947 तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो पारित अधिनियम थे, उसके महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब ध्यान दीजिए कि इसके माध्यम से जो है कई सारे जो है कि कानूनों को यहाँ पर लाया गया, बनाया गया। तो उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी प्रकार इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। और ये जो बंगाल का गवर्नर है, इसके अंदर में बम्बई और मद्रास के भी प्रेसिडेंसी आने लगे। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है कि एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। तो ये है। अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग। अब आगे देखिए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। मैंने अभी बताया कि
बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल बन गए। आगे चल के इनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी कुछ सालों तक ऐसे ही चलेगा। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार, जो प्राइवेट व्यापार और इनको गिफ्ट लेने से जो है कि सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर पकड़ मजबूत बना। तो अब चलिए हम अगला एक्ट पढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें देखिए, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग कर दिया गया। अब कंपनी का राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य अलग अलग हो गया। इसके पहले राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को साथ में किया जाता था, अब अलग अलग कर दिया गया। साथ ही साथ राजनीतिक मामलों के लिए जो है नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। और यहीं से स्टार्ट होता है द्वैध शासन। देखिए, दो शासन है ना, राजनीतिक एक अलग शासन कर दिया गया, व्यापार का अलग शासन, और इसके लिए अलग अलग विभाग भी बनाए गए, बोर्ड भी बनाए गए, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल। अब आगे चलिए, अब अगला हमारा जो एक्ट आ रहा है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से पहली बार अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके पहले क्या है कि भारत में शिक्षा के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ अलग से पैसे नहीं खर्च करती थी, खर्च कर दी नहीं करी वो अलग बात, लेकिन अब जो है 1 लाख रुपए फिक्स कर दिया गया कि 1 लाख रुपए करने हैं। अब समझिए कि एक हमारा पूरा इतना बड़ा इंडिया, उसमें अगर 1 लाख रुपए उस टाइम भी, इस टाइम तो मान लीजिए कुछ नहीं है, अगर उस टाइम भी 1 लाख रुपए की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ये बहुत कम था 1 लाख रुपए। और मज़े की बात ये है कि 1 लाख रुपए भी जो है शिक्षा में खर्च नहीं करते थे, 1 लाख से कम ही करते थे। आगे देखिए, इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार समाप्त हो गए। अब इस एक्ट के माध्यम से जो है कि कंपनी का जो भारतीय व्यापार था, भारतीय व्यापार का एकाधिकार था, वो समाप्त हो गया। अब कंपनी बस खाली जो है चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रखती थी, बाकी सारे व्यापार जो जूट कपास के हैं वो खत्म। अब खाली चाय का व्यापार कंपनी करती थी और चीन से। अब आगे देखिए, अगला हमारा जो अधिनियम है वो है चार्टर एक्ट 1833 का। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1773 वाले एक्ट में हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ क्या है, 1833 वाले में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, देश में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण करने का पहला प्रयास है ये। क्योंकि देखिए, इसके पहले क्या था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो अलग अलग शासन करती थी। अब वहाँ पर एक बंगाल का गवर्नर होता था, वो ऐसे शासन करता था। अब क्या है कि तीनों का शासन मर्ज कर दिया गया। अब जो है पूरे भारत में एक लोग का शासन रहेगा, किसका? भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक का गवर्नर जनरल का शासन संपूर्ण भारत के लिए। तो इसलिए ये केंद्रीकरण का पहला प्रयास है। इसके आगे विकेंद्रीकरण भी किया जाएगा, आप बस देखते रहिए। अब देखिए, इसी एक्ट के माध्यम से किसी भी भारतीय को सरकारी सेवाओं के लिए धर्म, जाति, मूल वंश, वर्ण के आधार पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इसके पहले क्या है कि अगर सरकारी नौकरियों में जो है कि भेदभाव किया जाता था, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, वर्ण के आधार पर।
तो ये जो भेदभाव है कानूनी रूप से बंद कर दिया गया। अब एक्चुअल में भेदभाव होता था, लेकिन कानूनी रूप से जो है कि बैन कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। अब आगे देखिए, और जो है कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि कंपनी के जो है कुछ व्यापारिक कार्यों को सीमित कर दिया गया था, जैसे चाय और चीनी से व्यापार करने की अनुमति थी। यहाँ क्या है कि पूरी तरह बैन हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय। अब कंपनी के जो भारत में केवल राजनीतिक कार्य ही करने को रहेंगे। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी, मतलब प्रशासनिक कार्यों में योगदान देगी। यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा रजवाड़ा किसके अंदर आएगा, तो ये सब कार्य जो है प्रशासनिक राजनीतिक कार्य बच गए। बाकी व्यापारिक कार्य जो है डायरेक्ट जो ब्रिटेन की सरकार कहेगी वही करना होगा। तो इसका ये मतलब है। इसी में आगे चलिए देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को जो है पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त कर दिए गए। अब ये देखिए कि जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, उसे जो है कि विधायिका में जो है असीमित अधिकार प्राप्त कर दिए। विधायिका मतलब कि जो संसद टाइप की थी, जो भी बॉडी थी संसद टाइप की, जहाँ कानून बनते थे ब्रिटिश भारत के, तो असीमित अधिकार दे दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का शुरुआत करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता कब स्टार्ट हुई। तो ये जो है कि 1833 नहीं है, वो 1800 जो है 54 है। ये हम लोग 1833 का अभी अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत की गई थी, शुरुआत करने का प्रयास किया गया था। पूर्ण रूप से जो है 1854 में स्टार्ट होगा। तो ये बात है। यहाँ जो है कि एक लॉ कमीशन का गठन किया गया, इसका हेड था लॉर्ड मैकाले। तो एक लॉ कमीशन का गठन जो है 1833 के अधिनियम के माध्यम से 1834 में लॉ कमीशन का गठन किया गया। और लॉर्ड मैकाले ने ही जो इंडिया का आईपीसी जो है, आईपीसी सीआरपीसी, इन्होंने लिखा था इसी टाइम 1833-34 में। अब देखिए, अब जो चार्टर एक्ट 1853 है, अब हम लोग देखते हैं, अब ये आया। अब देखेंगे कि जो ये चार्टर एक्ट है हर 20 साल बाद आया। इसके पहले वाला चार्टर एक्ट कब आया था? 1833 में। 1833 के पहले वाला कब आया था? 1813 में। तो ये 20-20 साल के अंतराल में आता था। तो देखिए, इस एक्ट के माध्यम से विधायी शक्तियों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। अब देखिए, लगातार जो है कि 1833 में 13 से शक्तियों का विभाजन हो रहा है। तो यहाँ भी वो कंटिन्यू रहा, यहाँ भी विधायी शक्तियों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1853 में। पहली बार केंद्रीय विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। अब जाहिर है कि ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, कहने का मतलब ये एक टाइप का संसद था। तो ये जो संसद था, यह स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। अब जाहिर है कि अगर किसी टाइप का अगर कोई बॉडी बन रहा है तो उसमें लोग होंगे, तो लोग कहीं से चुने जाएंगे। तो ये लोग जो है कि जो स्थानीय प्रतिनिधित्व होता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से होता था, मद्रास से होता था, बम्बई से होता था और आगरा प्रेसिडेंसी से। और आपको पता होगा कि आगरा प्रेसिडेंसी से ही उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। अब देखिए, इसी एक्ट में सिविल सेवा की जो भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाने लगा और भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। तो अभी हमने जहां पढ़ा था कि 1833 वाले में खाली शुरुआत का प्रयास किया गया, यहाँ जो है पूर्ण रूप से 1853 में ओपन कर दिया गया सबके लिए, और भारतीयों के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया। और इसके पहले वाले में क्या होता था कि लंदन में वो परीक्षा होती थी, उसकी एज बहुत कम रखी जाती थी, जिसमें कि भारतीय क्वालिफाइड ही ना कर पाए।
लेकिन यहाँ जो है कि अब परीक्षा इंडिया में भी होने लगा और उसकी एज जो है वो बढ़ा दी गई। अब इसी में देखिए कि भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। अब ये प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए सिविल सेवा का एक मैकाले समिति का गठन किया गया। तो ये है। तो अब देखिए हमारा जो है कि कंपनी का शासन खत्म हुआ, अब हमारा स्टार्ट होता है ताज का शासन। कौन सा? ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। तो ये जो है अब सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। इसके 1858 जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब आपको पता होगा कि ये दूसरा फेज इसलिए स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्ट होने का ये रीजन था कि 1857 में एक बहुत बड़ी जो है आज़ादी की क्रांति हुई थी। इंडिया ने आज़ादी प्राप्त नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति थी। इसी का परिणाम है कि जो कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्ट अपना कंट्रोल ले लिए इंडिया में। तो वो कारण है 1857 की क्रांति। अब देखते हैं कि ये भारत शासन अधिनियम में जो है इसके क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, इस एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद सृजित किया गया। अब वहां भी देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो जो है पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ भारत के गवर्नर जनरल को जो है वायसराय का पद दे दिया गया और सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व वायसराय को बनाया गया। जो डायरेक्ट प्रतिनिधि था वो कौन था? वायसराय। और ब्रिटिश ताज का यहाँ पर डायरेक्ट जो है शासन चलने लगा। अब देखिए, भारत के पहले जो वायसराय हैं, अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड कैनिंग। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो ये भारत का राज्य सचिव पद है, ये भी महत्वपूर्ण पद था। इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासन के संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति विद्यमान थी। अब जो भारत के संपूर्ण शक्ति का नियंत्रण है वो कौन था? भारत का राज्य सचिव। ये मेंबर कहाँ का था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसके अंदर संपूर्ण भारत के नियंत्रण की शक्ति थी। इस जो राज्य सचिव का पद है, इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। अब इस कानून के तहत भारत सचिव का जो परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। अब इस परिषद के मेंबर को जो है भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और अच्छी बात यह है कि इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये मुकदमे की सुनवाई करते थे, लेकिन इस पे भी अगर मुकदमा कोई करना चाहता है तो हो सकता है। अब चलिए अगला हमारा जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आज़ादी का टाइम नजदीक आएगा, वो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के प्रति उदार रवैया अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति देख ली। इसीलिए क्रांति हुई थी कि ये लोग बहुत सारे ऐसे कानूनों के माध्यम से यहाँ जो है दबाने की और अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स इंडिया के प्रति उदार रवैया अपनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, नाव मात्र। तो देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। अब इसका क्या मतलब है? इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित जो है परिषद में गैर सदस्य बना रहा है। भारतीयों का प्रतिनिधित्व दे रहा है, लेकिन परिषद में गैर सदस्य बना रहा है, गैर सदस्य के रूप में नामांकित कर रहा है। अब गैर सदस्य का क्या मतलब है? अगर गैर सरकारी सदस्य, अगर सरकारी सदस्य होगा तो वह जो है परिषद में बैठ के बोल सकता है, वोट दे सकता है, भाषण दे सकता है,
लेकिन गैर सदस्य इनमें से कुछ नहीं कर सकता, खाली बैठ सकता है परिषद में, खाली बैठेगा, बाकी कुछ बोलेगा नहीं। तो क्या फायदा? आगे बोलने का भी अधिकार देंगे, बस आप देखते जाइए, लेकिन धीरे धीरे देंगे। अब आगे देखिए, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, कौन कौन से, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। केंद्रीय विधान परिषद इसके पहले वाले में बना था ना, उसी में जो है कि 3 लोगों को मनोनीत किया इसने। आगे चलिए और देखिए, साथ ही साथ पुनः एक बार फिर जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की विधायी शक्ति प्रदान कर दी। हमने देखा था इसके पहले मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया था, मतलब उसका डिसीजन बंगाल प्रेसिडेंसी लेगा। लेकिन अब यहाँ क्या है कि इनको जो है पुनः कानून बनाने की शक्ति दे दी गई और शांति विधान परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए, और इस एक्ट के माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसके पहले हमने देखा केंद्रीकरण किया गया था, जब बंगाल के अंदर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया था, तो वो केंद्रीकरण था, शक्तियों का केंद्रीकरण एक लोग के पास। अब यहाँ शक्तियों का बंटवारा कर दिया, मद्रास को अलग शक्ति दे दिया, बम्बई को अलग। अब देखिए आगे, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये जो है पाकिस्तान का एक प्रांत है, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो बंगाल का प्रांत, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 में, 1866 में, 1897 विधान परिषद का गठन किया गया। एक केंद्रीय विधान परिषद है, वो अलग है, ये विधान परिषद है, ये सारे प्रोविंसेस में रहेंगे, राज्य में रहेंगे। तो यहाँ गठन किया गया। वायसराय को जो है आपातकाल के समय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और यह जो है अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अगर कोई आपातकाल पड़ा, अगर जो कि केंद्रीय विधान परिषद में कानून पारित नहीं हो सका, तो राज्यपाल जो है एक ऐसा अध्यादेश जारी करेगा जो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। अब जैसे कि हमारे इस टाइम वर्तमान में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब आगे देखिए, इसमें वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए और अधिक नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। वायसराय को जो है परिषद में कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। और इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा, जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली जो है स्टार्ट किया था, तो इस अधिनियम के द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया गया। अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है, आप ध्यान दीजिए कि पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब कि कोई एक मंत्रालय है, वर्तमान में अगर कोई एक मंत्रालय है तो इसके कई सारे विभाग होंगे, अलग अलग कई सारे विभाग होते हैं, 1 2 3 कई सारे विभाग होते हैं। तो यही पोर्टफोलियो प्रणाली है या मंत्रालय। तो उस टाइम जो है विभाग कहा जाता था। तो लॉर्ड के, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि किसने पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट की, तो लॉर्ड कैनिंग ने, तो आपको याद रखना है। अब इसी में आगे देखिए, इसके अंतर्गत वायसराय की जो परिषद का एक सदस्य जो है एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रमुख बनाया जा सकता था। अब यही जो विभाग है, एक से अधिक विभागों का प्रमुख एक व्यक्ति बन सकता है, यही तो पोर्टफोलियो प्रणाली थी। तो यही है, तथा इसे जो है अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार दिया गया, अपने विभाग के लिए अंतिम आदेश भी ये पारित कर सकता है। अब अगला हमारा जो अधिनियम है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इसके एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए, पहली बार ये बड़ा कदम होने जा रहा है। अब जो है इंडियन को जो है कि बजट पर, जो साल का बजट पेश होता है, उसमें बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अभी बजट में बहुत सारी चीजें होती है, बजट पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बजट पे चर्चा भी होती है, बजट पे भाषण भी दे सकते हैं,
और बजट पे वोट भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब में से कोई राइट्स नहीं था। बस खाली जो है वार्षिक बजट में बहस करने का भी बस अधिकार दिया गया था, ओनली बहस करने का अधिकार, और उसमें भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो देखिए आगे, सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब अगर बजट या किसी अन्य चीज पे आपको प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले नोटिस देना होगा। आगे, भारतीय नागरिकों को अभी भी मतदान का अधिकार नहीं था, प्राप्त नहीं था। तो यही बात है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही रहता था। देखिए इसके पहले हमने देखा ना कि ये जो गैर सरकारी सदस्य है इसका कोई मतलब नहीं है, ये खाली उसमें सदन में जाके बैठ रहा है, केंद्रीय विधान परिषद में बैठ रहा है। वोट कौन कर रहा है, बहुमत किसकी मानी जा रही है, सरकारी सदस्यों की। आगे देखिए, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। इन जो केंद्रीय विधान परिषद है और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसराय कर सकता था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब अगला हमारा जो अधिनियम है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 के अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले कौन था? यह था भारत के राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव था। इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव, मैंने अभी कहा ना कि ये जो भारत के राज्य का सचिव पद था वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट का मेंबर होता था। और मिंटो जो था यह वायसराय था, वर्तमान में इंडिया का। तो इन्हीं दोनों के नाम पर यह रिफॉर्म आया। यह रिफॉर्म में क्या था, देखिए रिफॉर्म क्या था, ये कहीं ना कहीं इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान बनाने का डिसीजन मान लीजिए कि यहीं से स्टार्ट हो गया। लोगों के मन में विचार आ गया कि कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान अलग देश बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अलग से निर्वाचन, मुसलमान अपना जो है अलग कैंडिडेट चुन सकता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसीलिए कहा जाता है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन अलग है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। इसके माध्यम से भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। और जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि की गई। कितना? 60 लोगों को बढ़ा दिया गया। जो ये केंद्रीय परिषद था विधान परिषद, इसमें 16 से संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई। प्रांतीय परिषद में जो सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। अब देखिए यहाँ प्रांतीय परिषद में जो राज्यों में जो परिषद थी उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका भी बहुमत जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब वो वोट कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में नहीं, ये भी बात ध्यान रखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो भारत का पहला विधि सदस्य कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। ये अपने आप में अलग क्वेश्चन। बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, संकल्प पारित करने की अनुमति दी गई। अब देखिए बजट पे जो है कि क्रॉस डिस्कशन करने की भी अनुमति, राइट्स दे दी गई। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के साथ अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया। अब अगला हमारा जो अधिनियम है उसे कहेंगे 1919 का, उसे कहेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
इस अधिनियम में जो है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। रिफॉर्म मतलब सुधार। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए लागू किया गया। सब अलग अलग निर्वाचन। यहाँ देखिए, हम इसको विस्तार में देखते हैं। तो देखिए, पहली बार देश में द्विसदनीय प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये द्विसदनीय प्रणाली क्या था? तो देखिए, वर्तमान में जो संसद का राज्यसभा है और लोकसभा, इसका गठन किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919। तो आपको याद रखना है, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, दोनों में जो है ज्यादातर सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लाया जाता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का जो है भारतीय होना जरूरी था। अब ये देखिए, काफी बड़ा डिसीजन था। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 6 सदस्यों में से 50% सदस्य, मतलब 3 सदस्य जो है वो भारतीय होने चाहिए। ये जरूरी है, आवश्यक है। इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अब जो है इंडिया के जो लोग हैं वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर जिस व्यक्ति के पास एक विशिष्ट संपत्ति होगी, कर देता हो, वो जो है वेल एजुकेटेड हो, वहीं जो है मताधिकार में शामिल हो सकता है, उसी को मताधिकार प्राप्त था। साथ ही साथ महिलाओं को भी वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया। जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन का कार्यालय, या जिसे दूतावास कहते हैं, दूतावास। हम उच्च आयोग कहते हैं जो कि कॉमनवेल्थ के देश हैं। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो उच्च आयोग उसे कहेंगे जो कि ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, उसके दूतावास को उच्च आयोग कहते हैं। बाकी जो अदर कंट्री हैं, अदर कंट्री को, तो उसके कार्यालय को क्या कहते हैं? दूतावास। और अपना जो होता है वो उच्च आयुक्त होता है। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अंत तक 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अब ये बात आप याद रखिए कि जो केंद्रीय बजट है और राज्य का बजट अलग अलग कब किया गया? 1919 में। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करना। तो देखिए, 10 साल बाद एक जो है कि कमीशन आती है, उसका नाम क्या है? तो ये जो 10 साल बाद कमीशन आती है उसका क्या नाम है? साइमन कमीशन, साइमन आयोग। तो देखिए, इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। आयोग ने जो आयोग के सभी सदस्य थे वो कौन थे? ब्रिटिश थे, गोरे लोग थे। इसलिए इसका जो है सभी दलों ने बहिष्कार किया कि आप जो है कि इंडिया में रिव्यू के लिए आ रहे हो, समीक्षा के लिए आ रहे हो, लेकिन कोई इंडियन है ही नहीं, तो कैसे आप कर रहे हो? ये तो उसी प्रकार हुआ ना कि किसी गरीब के वेलफेयर के लिए एसी में बैठे लोग डिसीजन ले रहे हैं, ये उसी प्रकार से है। तब देखिए आगे, ये जो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1930 में। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। साइमन कमीशन बना तो 1927 में, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 30 में।
अब इसके बाद की जो घटना है, अब हमने 1909 में देखा था कि वहाँ अलग से निर्वाचन की बात कही गई थी। तो यहाँ भी देखिए अलग से निर्वाचन की ही बात हो रही है, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। 1932 में आया था ये, इसके बारे में देखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रति जो है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। वह कौन सी योजना थी? सांप्रदायिक अवार्ड। इसमें क्या था? अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार किया, बल्कि दलितों के लिए भी जो अलग निर्वाचन का विस्तार कर दिया कि दलित कैंडिडेट जो दलित बहुल क्षेत्र है वहाँ केवल दलित कैंडिडेट खड़ा होगा और दलित कैंडिडेट ही उसको उम्मीदवार जो वोटर है वोट देगा, ऐसा था। तो ये तो हमने अभी पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो है दलितों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया। तो ये बात ना जो इंडिया के सोशलिस्टिक लीडर थे उनको बुरी लगी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद क्या है कि गांधी जी जो है ना कि अनशन पे बैठ गए, पूना जेल में अनशन में बैठ गए। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है एक समझौता होता है, उसे पूना समझौता कहते हैं। तो देखिए कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। दलित नेता अम्बेडकर थे, कांग्रेस के नेता कौन थे? गांधी जी। तो ये रहा। अब अगला हमारा जो देखिए अधिनियम है वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, इंडिया गवर्नेंस एक्ट 1935। इसमें क्या है? यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब कहीं ना कहीं ये गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक गुड एक्ट था। तो देखिए यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें क्या है कि एक दस्तावेज बनाए गए जिसमें कि 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां, और कहीं ना कहीं ये जो है संविधान ही था, एक तरह का संविधान। और हमारे जो ओरिजिनल संविधान में से 1935 के प्रावधानों को, बहुत सारे प्रावधानों को वर्तमान जो संविधान है उसमें अपनाया गया। आगे देखिए, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, और इस अधिनियम में जो है कि एक ऑल इंडिया यूनियन का स्थापना किया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां जो है बनाई। पहला संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया कि केंद्र का कौन सा काम होगा, राज्य का कौन सा होगा और इन दोनों के बीच का कौन सा काम होगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। अब देखिए जो द्वैध शासन था वो यहाँ पर समाप्त हो गया और जो है प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। तो पूछा जाता है कि द्वैध का मतलब दयारकी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दयारकी जो है कब स्टार्ट होती है? सेंट्रल में दयारकी, तो केंद्र में दयारकी जो है 1935 से स्टार्ट होती है। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो हमारा वर्तमान का आरबीआई है, वो 1935 में स्थापित होता है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कलकत्ता में यंग हिल्टन आयोग के सुझावों पर की गई थी। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। 1935 में स्थापना हो रहा है कलकत्ता में, और जो कमीशन का सुझाव दिया था वो यंग हिल्टन आयोग। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी बात आप याद रखिए कि 1937 में जो है एक संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया, फेडरल कोर्ट। लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। देखिए हमारा जो
इस वीडियो का लास्ट अधिनियम है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद हम लोग जो है कि देश को आज़ादी दिला देंगे। तो यह 1947 में आया। अब इसके प्रावधान क्या थे देखिए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के टाइम प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो वो क्लीमेंट एटली था। पूछा जाता है क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा किया था, किस तारीख को, तो 20 फरवरी 1947 को किया था। पूछा जाता है कि कब घोषणा करके बोला था कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी, तो वह 30 जून का डेट दिया था। तो तीनों बातें आपको याद रखनी। अब आगे देखिए, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही एक सबसे बड़ा ब्लंडर था, ये बात जो बोला गया था। तो इसका ये मतलब था कि उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारा जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं यही कारण है। तो आगे देखिए, फिर बोल रहा है कि 3 जून 1947 को वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। अब ये विभाजन कौन था, इंडिया और पाक का, इसका योजना पेश किया। और यह सब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि इस योजना को स्वीकार कर लिया गया मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस द्वारा, क्योंकि इतनी मुश्किल से आज़ादी मिलने ही वाली थी। और तो फिर यहाँ लोग चाहते थे कि बस अब चाहे जैसे आज़ादी मिल जाए, और पार्टीशन अगर मांग हो रही है तो हो ही जाए। तो देखिए, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसमें भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने की भी स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ कहते हैं। आगे 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को इंडिया। तो इस दिन जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के लिए प्रथम गवर्नर जनरल बने रहे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि पहले जो आज़ादी के बाद जो डोमिनियन भारत था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहला गवर्नर जनरल था आज़ादी के बाद, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसी ने जो है जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो यह जो है एक राष्ट्रपति की तरह काम करता था, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा संवैधानिक इतिहास को देखा, पढ़ा, समझा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।